हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी के चेहरे इन फूलों की तरह खिले रहें और खिले खिले हुए चेहरों के साथ हम पढ़ते रहें, क्योंकि जब हम खुशी खुशी पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। कि जब हम बोर होके पढ़ते हैं कि पढ़ना पड़ रहा है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार, कैसे पढ़ें, फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आप देखना कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और लंबे समय तक याद भी नहीं रहेगा। तो चलिए इन खिले हुए चेहरों के साथ खुशी खुशी हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एंड प्लास्टिड के बारे में। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और ये आपकी सेल में क्या काम करता है, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है कैसे यूज होती है आपके सेल के अंदर, उसके बारे में हम एक एक करके सब कुछ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि बाहर से एक मेम्ब्रेन है और अंदर एक मेम्ब्रेन और है जो फोल्डेड उस फॉर्म में है, देखोगे आप यहाँ पे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है। लगभग आप देखोगे सेल ऑर्गेनल सारी डबल मेम्ब्रेन से मिलके बने होती हैं। फिलहाल जो हमने पढ़ा है वहां तक सिर्फ लाइसोसोम ही क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों के नाम क्या हैं और दोनों के फंक्शन क्या हैं। देखिए जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन आपके वो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे से, जो एयर को, लिक्विड को अंदर बाहर जाने के लिए इजाजत देते हैं। इसीलिए इसको पोरस बनाया गया है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी की जरूरत पड़े, किसी भी चीज को की, जैसे एयर की, वाटर की, किसी भी चीज की उसको जरूरत पड़े तो इन पोरस मेम्ब्रेन से वो अंदर बाहर उसको कर सके। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है आप देखोगे यहाँ पे ये फोल्डेड फॉर्म में है, ऐसे मुड़ी हुई है। ठीक है, इसको फोल्डेड क्यों रखा गया है, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये एटीपी जनरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब ये एटीपी क्या आ गया, ये एटीपी जनरेट क्यों होती है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसीलिए हम ये डायग्राम देख रहे हैं। तो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे फोल्डेड रखी हुई है, क्योंकि आप खुद ही बताइए, जैसे मान लिया हमने किसी कमरे में एक रस्सी को डालना है, उस रस्सी को हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पे या तो ऐसे सीधा का सीधा डाल दें, या हम उसमें बीच में ऐसे फोल्ड 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 करके डाल दें, तो कौन से का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कौन से की लंबाई ज्यादा होगी, सीधी सी बात है जो फोल्डेड है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसी वजह से जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को फोल्डेड बनाया गया है ताकि ज्यादा वहां पे उसको स्पेस मिल सके, एटीपी को जनरेट होने के लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए ज्यादा स्पेस मिल सके, इसीलिए। अब आप देखोगे कि आप देखना यहाँ पे, पहले देख लेते हैं इनर मेम्ब्रेन है ये जो, इसको हम बोलते क्या है, ये जो फोल्ड हैं इन फोल्ड का नाम होता है क्रिस्टे, ये याद रखोगे आप। ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की थोड़ी देर में बात करेंगे। इसका इनर जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है, क्रिस्टे इसका नाम है। चलिए देखते हैं जो ये क्या करती हैं। क्रिस्टे हमने देख लिया है कि क्रिएट करती हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग एटीपी फॉर्मेशन के लिए सरफेस एरिया इसको प्रोवाइड करती हैं। देखिए अब इसके हम देख लेते हैं कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें डीएनए होता है खुद का और राइबोसोम होता है। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, तो उनमें से एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, एक हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं वो है। ठीक है, तो एक का नाम हमें पता चल गया है कौन सा है, डीएनए है, एंड राइबोसोम है जिसका वो है माइटोकॉन्ड्रिया है। डीएनए है इसका मतलब इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल हैं, और राइबोसोम है इसका मतलब क्या है, ये खुद का लिए प्रोटीन भी बना सकता है थोड़ी बहुत अमाउंट में, जो इसको चाहिए वो अपना प्रोटीन खुद ही बना लेगा, दूसरे के भरोसे नहीं रहेगा। अब देखिए जो ये आपके दिखाई दे रहा है, जैसे मान लिया आप बाहर कहीं खाना वाना खाने जाते हो तो कुछ स्टाइलिश सी प्लेट में, जैसे लीव लाइक स्ट्रक्चर में एक मतलब प्लेट सी होती है, उसमें आपको कुछ डाल के देते हैं, उस खाने को आप खा लेते हो। वो खाना क्या देता है आपको, एनर्जी देता है एक किस्म से, है ना। एनर्जी बिना खाने के आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर जाके, वो आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे। तो आपको एनर्जी कहाँ से मिली, उस खाने से मिली। इसी वजह से आप इससे याद रख पाओगे कि जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको प्लेट जैसा दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो पड़ा हुआ है ये खाना पड़ा हुआ है। तो सेल भी इस खाने को खा लेती है और उससे क्या कर देती है, एनर्जी गेन कर लेती है। इनडायरेक्ट वे में हम क्या बोल सकते हैं, जो भी आपके सेल में एनर्जी आती है, हर सेल ऑर्गेनल को काम करने के लिए, कोई सेल ऑर्गेनल कुछ काम करती है, कोई कुछ काम करती है, वो हम देख चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो उनको एनर्जी कहां से मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, कैसे मिलती है वो अभी देखते हैं हम।
देखिए इसके खुद के डीएनए है और खुद के राइबोसोम है, इसी वजह से क्या बना सकता है, ये प्रोटीन भी खुद का बना लेता है। अब ये एनर्जी गेन कैसे जनरेट करता है, कैसे, क्या चीजें ऐसी हैं इसके अंदर जो एनर्जी जनरेट करवाने में हेल्प करती हैं। देखिए हम खाने में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, तो ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन किस हेल्प से करता है, क्योंकि एंजाइम्स की हेल्प से कर देता है, जो क्या एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज मतलब ब्रेक डाउन करेगा, जो हमें एनर्जी देता है। कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है, तो ग्लूकोज क्या करती है, ब्रेक डाउन होके ऑक्सीडाइज होके हमें एनर्जी प्रदान करती है। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दोनों चीजें ऑक्सीडाइज होके हमें एनर्जी देती हैं, और किस फॉर्म में देती हैं, एटीपी की फॉर्म में देती हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म आप याद रखोगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। जो ये एटीपी होती है, देखिए ऐसे बनती है। सी कार्बोहाइड्रेट और फैट और कार्बोहाइड्रेट का इनका क्या हुआ, किसी एंजाइम की हेल्प से क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, और एटीपी, इतनी सारी एटीपी की फॉर्म में क्या दे दी इसने, एनर्जी देती है। अब इसके हम देख लेते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम देख के आ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एनर्जी करेंसी है सेल की। मतलब एनर्जी करेंसी क्यों बोला गया है, क्योंकि हर सेल ऑर्गेनल, हर सेल इसको यूज करती है अपने काम करने के लिए, इसी वजह से इसको एनर्जी करेंसी बोला गया है। अब देखिए हमारे क्या होता है, जो घरों में लाइट आती है वो कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। बिना, आजकल तो ऐसा काम हो गया है कि बिना लाइट के, वो एक किस्म से एनर्जी है, बिना लाइट के हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है ना। पहले हम जैसे चाय भी बिना लाइट के बना लेते हैं, आजकल ये होता है कि इंडक्शन आ गया, चलो यार इंडक्शन पे बना लेते हैं। तो बिना लाइट पे के काम नहीं हो सकते। और वो लाइट हमें मिलती कहाँ से है, वो मिलती है पावर हाउस से। एक किस्म से हमें पावर हाउस से एनर्जी मिल रही है। इसी तरीके से जो सेल है उसको एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, इसी वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोल देते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। एनसीईआरटी में जैसे ये पूछा गया है कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, क्यों और किसको कहा गया है। क्यों का जवाब आपका यहाँ पे हो जाएगा, कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए इसका जो भी आपके एनर्जी मिलती है सेल को, वो किस में यूज करता है, या तो कोई केमिकल कंपाउंड बनाने में, कोई भी केमिकल कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने में वो एनर्जी यूज होती है, या कोई भी मैकेनिकल वर्क आपको करना होता है, जैसे जिम मार रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कोई भी मैकेनिकल काम अगर आप कर रहे हो तो वो उसी एनर्जी की हेल्प से होता है। और जो आपकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड हीट होती है, उस रिक्वायर्ड हीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी वो एनर्जी यूज हो जाती है। और किसमें, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेज। नर्व इंपल्स के बारे में आप थोड़ा बहुत टिश्यू वाले चैप्टर में जाके पढ़ोगे कि कैसे आपके जो बॉडी होती है, जो नर्व सेल होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं पूरे ब्रेन तक। फिर आपको जो भी ब्रेन ऑर्डर देता है उसको फॉलो करना होता है। फिर आगे सारी चीजें होती है वो आप आगे वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज ये है। अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ी बहुत दिक्कत अगर है, फिर से आप वीडियो को देख सकते हो। चलिए आगे हम देख लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। एक और कौन सी सेल ऑर्गेनल थी, सोचिए जरा, कौन सी थी बताइए, जो किसमें प्रेजेंट थी, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट थी, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं थी, वो थी सेल वॉल। ऐसे ही दूसरी प्लास्टिड दूसरी हमें सेल ऑर्गेनल मिल गई है जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, वो है प्लास्टिड। अभी प्लास्टिड होता क्या है, काम क्या करता है, ये हम देख लेंगे। और एक चीज मैं पहले बोल रही थी कि जो आपका दो सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होते हैं, उसमें से एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड, जो आज ही हम करने वाले हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये आपके कौन से हैं, प्लास्टिड हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, आपके डबल मेम्ब्रेन हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसका, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। किसका काम क्या होता है, एक एक करके हम देख लेंगे, क्योंकि ये 3 पार्ट में आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। ये क्या काम करता है, कोई प्लास्टिड तो आपका लीव्स को कलर देगा, कोई फ्लावर को कलर देगा, कोई फ्रूट को कलर देगा, कुछ खाना स्टोर करेगा, ये सारी चीजें एक एक करके सारे प्लास्टिड कर लेते हैं। तो इनके हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टाइप से अलग से बांटा गया है, कलर्ड एंड कलरलेस प्लास्टिड। वैसे अगर नॉर्मली हम डिवाइड करें तो 3 तरीके के हो जाते हैं, अगर कलर के हिसाब से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाते हैं 2 तरीके के, कलर्ड एंड कलरलेस। व्हाइट में बोल देते हैं। कलर्ड में हो जाता है क्रोमोप्लास्ट और एक हो जाता है क्लोरोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, 3 तरीके के प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एक एक करके तीनों के फंक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होगा वो ग्रीन होगा। और ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? जो भी सनलाइट आपको चाहिए होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, उसको अब्जॉर्ब करके लाने का, उसको ट्रैप करके लेके आने का काम होता है क्लोरोफिल का। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, उस एनर्जी को, सनलाइट को, लाइट एनर्जी को पकड़ के लेके आती है, उस लाइट एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट करती है, उससे क्या बन जाता है, खाना बन जाता है। तो एक फंक्शन हमने इसका समझ लिया है क्लोरोप्लास्ट का, यानी कि क्लोरोफिल का। ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सनलाइट को ट्रैप करके लेके आने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, और उससे क्या बन जाएगा, आपका खाना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देख लेते हैं हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, जैसे हम देख के आ चुके हैं। कलर्ड प्लास्टिड में, इसमें आप याद रखोगे, इसमें कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें कलर जैसे हम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, वो फिर उसके हिसाब से वो काम करता है। इसी हिसाब से क्या कर रखा है क्रोमोप्लास्ट में, इस यहाँ पे 2-3 यहाँ पे कलर डाल रखे हैं, उसी के हिसाब से फ्लावर को, फ्रूट को कलर दे देता है। जैसे यहाँ पे येलो कलर इसमें होगा, रेड कलर इसमें होता है, ऑरेंज कलर इसमें होता है, बहुत सारे इसमें कलर होते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट का और फ्लावर का कलर आता है। जैसे फ्लावर का कलर आप किसी में व्हाइट देखोगे, किसी का येलो, किसी का पिंक, अलग अलग तरीके के फ्लावर और फ्रूट देखते हो। वो किसकी वजह से होते हैं? वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जहां भी क्रोमो आ जाता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखोगे कि क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर नहीं होता, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी कलर यहाँ पे होते हैं प्रेजेंट। तो ग्रीन किस में होता है? ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि वो वहां पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसे देखोगे गाजर का कलर अलग है, बनाना का अलग है, टोमेटो का अलग है, अलग अलग यहाँ पे कलर दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट ने। अब बचाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? अभी कलर तो इन दोनों ने दे लिए, लीव्स को कलर दे लिया क्लोरोप्लास्ट ने, और फ्रूट को, फ्लावर को कलर दे लिया क्रोमोप्लास्ट ने। अब मैं क्या करूं? चिंता में पड़ गया, मैं क्या करूं? चिंता मत करो भाई, आपको भी काम दिया जाएगा, आपको बहुत जरूरी काम दिया जाएगा। कलरलेस होगे तो क्या होगा, व्हाइट हो तो क्या हो गया, और दूसरे काम तो कर ही सकते हो। तो ये इसको काम बताया गया कि आप जो भी प्लांट है, प्लांट के लिए खाना बनाओगे, जो भी खाना बनता है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगी पूरी अच्छी तरीके से। और क्या करोगे, जो खाना बन गया, फिलहाल जिस प्लांट ने, जिस लीव्स ने खाना था उसने खा लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया उसको आप स्टोर करके रखोगे, ताकि बाद में वो काम आ जाए। जिस दिन हम, मान लिया बारिश हो रही है, खाना ना बनाने पाए, उस दिन हम उसको आराम से बैठ के खा लेंगे। इसी वजह से ल्यूकोप्लास्ट को बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया गया, इसको खाना स्टोर करने का काम दिया गया। स्टोरेज करेगा किसकी? डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स की। जैसे स्टार्च के रूप में प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना स्टोर करते हैं, और ऑयल एंड प्रोटीन के रूप में आपका खाना क्या कर लेगा, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर लेगा। ठीक है, और किसमें हेल्प करता है? प्रोडक्शन में तो हेल्प करता ही है। यहाँ पे हम तीनों क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के प्लास्टिड के बारे में, सभी के बारे में देख चुके हैं एक एक करके। ल्यूकोप्लास्ट खाना स्टोर करने में, बाकी दोनों कलर प्रोवाइड करने में क्या आते हैं, काम आते हैं। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट सारी सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो आगे वाली वीडियो में हम करने वाले हैं, जो है वैक्यूल्स। और उसके साथ साथ वहां पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल भी हम करने वाले हैं, क्योंकि अब हम सारी सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अब आपको अच्छे से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा। और ऐसे ही हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी डिफरेंस देख लेंगे। और उससे आगे आने वाली वीडियो में हम सेल डिवीजन देखने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है 3 से 4 नंबर में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।